नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक भूगोल के टॉपिक पृथ्वी की गतियों के बारे में। छोटा टॉपिक है जो आपको 2025 में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयोगी होगा। बात करते हैं आज के टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हम पृथ्वी को मुख्य रूप से पृथ्वी की दो गतियाँ पाई जाती हैं। एक तो दैनिक गति और एक वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति कहा जाता है और वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। इन दोनों की परिभाषाएं देखेंगे। परीक्षा में इनसे बनने वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही परिक्रमण में एक घटना होती है अपसौर और उपसौर की, उस पर चर्चा करेंगे। और इन गतियों के फलस्वरूप ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। सबसे पहले देखते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है दैनिक गति और दूसरा है वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहा जाता है, वहीं वार्षिक गति को परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दो गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति कहा जाता है और वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। तो पहले देखते हैं अपन दैनिक गति यानी घूर्णन गति के बारे में। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपने दूरी पर जब चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसे कहा जाता है घूर्णन गति या दैनिक गति। यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी की दूरी। पृथ्वी जब अपनी ही दूरी पर घूमती है तो वो कहलाती है घूर्णन गति। और पृथ्वी का जो घूमने का चक्र होता है वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जब अपने अक्ष पर या अपनी दूरी पर एक ही जगह चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वो पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है या दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी जो है लट्टू के समान, एक लट्टू जो होता है अपनी दूरी पर जिस प्रकार घूमता है, उसी तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी जो ये चक्कर है अपनी दूरी पर जो पृथ्वी घूमती है, ये चक्कर पूरा करने में 23 घंटे और 56 मिनट 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है, जिसे नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का अपने दूरी पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू की तरह अपनी दूरी पर घूमना, वो क्या कहलाता है? पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। अब बात होती है कि इससे प्रभाव क्या होता है, घूर्णन गति या दैनिक गति के प्रभाव क्या होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपनी दूरी पर 24 घंटे या 23 घंटे 56 मिनट, लगभग 23 घंटे 56 मिनट या लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसके फलस्वरूप जो परिणाम होते हैं उसमें जो सबसे पहली बात आती है, इससे दिन रात बनते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो उससे पहला जो प्रभाव होता है वो होता है दिन रात बनता है। दूसरा, पृथ्वी की इसी गति से जो दैनिक ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा में दैनिक ज्वार भाटा जो आता है वो भी इससे होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति से। एक तो दिन रात बनते हैं सबसे पहला कारण, दूसरा पृथ्वी पर घूर्णन गति से ज्वार भाटा आता है। तीसरा, पवन की जो दिशाएं होती है, महासागरीय धाराओं की और पवन व महासागरीय धाराओं,
की जो दिशा परिवर्तन होती है वो भी पृथ्वी की घूर्णन गति से होती है। तीसरा, पृथ्वी की जो है अपने घूर्णन गति के कारण ही भूमध्य रेखा पर क्या है, उभरी हुई है तथा ध्रुव की ओर जाने पर यहाँ चपटी होती जाती है। चौथा जो इसका कारण बनता है वो बनता है कि पृथ्वी जो है जब घूर्णन गति करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये जो भूमध्य रेखा है बीच में, यहाँ पर पृथ्वी है उभरी हुई, और जबकि जैसे ही आप ध्रुव की तरफ बढ़ोगे तो ध्रुव की ओर तरफ क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। इसका जो प्रभाव है चपटा हो जाता है। कारण क्या है, घूर्णन गति। तो आप देखा है घूर्णन गति किसे कहा जाता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने स्थान पर, अपने अक्ष पर, अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है या घूमती है, इसे घूर्णन गति कहा जाता है। घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है और इसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला कि घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। घूर्णन गति का ज्वार भाटा उत्पन्न होता है दैनिक वाला। घूर्णन गति के कारण पवनें जो होती है उनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है। घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराओं की जो दिशाएं होती है उसमें परिवर्तन आता है। और घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर तो है उभरी हुई, वहीं ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ओर जाने पर चपटी होती है। ये मुख्य रूप से घूर्णन गति के प्रभाव है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। नोट्स में देख लेते एक बार। पृथ्वी जो है दो गतियाँ करती है, एक है घूर्णन गति, दूसरी है परिक्रमण गति। पहले देखते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। और घूर्णन गति को ही दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी गेंद के समान गोल है, ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। पृथ्वी जो है गेंद के समान गोल आकार की है, यह सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा था। और पृथ्वी जो है लट्टू के समान अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। एक आता है नक्षत्र दिवस। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जब समय लेती है तो उसे नक्षत्र दिवस कहा जाता है। और जब यही पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का पूरा समय लेती है तो उसे सौर दिवस कहा जाता है। अब देखते हैं ग्रहण गति के प्रभाव जो पड़े। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है ग्रहण गति का वही है कि दिन रात बनते हैं। दूसरा, ग्रहण गति के कारण ही पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। तीसरा, इससे महासागरीय धाराओं और पवनों की दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चौथा, ग्रहण गति के प्रभाव से जो दैनिक रूप से जो ज्वार भाटा आता है वो होता है। पृथ्वी की गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमती है। वहीं पृथ्वी की गति मध्य अक्षांशों पर 1275 किलोमीटर प्रति घंटा है और ध्रुवों की ओर बढ़ने पर यही गति शून्य हो जाती है। तो ये थे ग्रहण गति के प्रभाव और ग्रहण गति की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी की गतियों में जो पहली थी वो ग्रहण गति थी, जिसे दैनिक गति कहा जाता है, और दूसरी है परिक्रमण गति, जिसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। वार्षिक यानी एक साल में जो होता है। अब बात करते हैं परिक्रमण गति की। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो वो परिक्रमण गति कहलाती है। यह है सूर्य, और यह है पृथ्वी का कक्ष जो अंडाकार है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो वो की हो गई परिक्रमण घूर्णन गति। और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, साल में एक बार पूरा चक्कर करती है, ये पूरा चक्कर करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन का समय लगता है। ठीक है, और इसी चक्कर को परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी अपने पथ पर, ये जो अंडाकार पथ है, इस पर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसको परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर अपने अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है।
सूर्य मध्य में स्थित है और पृथ्वी अपने अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर 365 दिन में ये एक चक्कर पूरा करती है, जिसे कहा जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की जो ये परिक्रमण गति है, जो सूर्य के चारों ओर लगाती है चक्कर, इसकी जो गति है वो है 10,726 माफ़ कीजिएगा, सूर्य की जो परिक्रमण गति है वो है 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। पृथ्वी जो सूर्य की जो ये चारों ओर चक्कर लगाती है वो लगभग 1,07,226 किलोमीटर की गति से लगाती है, प्रति घंटे की गति से। और पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, अक्षीय झुकाव मतलब ये जो अक्ष है, अक्षीय झुकाव, पृथ्वी जब दूरी पर होती है, पृथ्वी पर दूरी पर ऐसे झुकी हुई है, तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। और पृथ्वी का जो कक्षा से झुकाव है, ये कक्षा जो पृथ्वी की अंडाकार जो मार्ग है, दीर्घवृत्ताकार पथ या अंडाकार मार्ग, इस पे जो पृथ्वी का झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। एक बार वापस देखिए, पृथ्वी सूर्य को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अंडाकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है। इस पर जो पृथ्वी की गति होती है वो 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है पृथ्वी इस पर। और पृथ्वी के दो झुकाव है, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर है, अपने अक्ष पर है, उस समय जो पृथ्वी का झुकाव है, अक्षीय झुकाव, वो है 23.5 डिग्री। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। वहीं ये अपना जो अंडाकार पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ, इस कक्षा में जो पृथ्वी का झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। अब बात करते हैं परिक्रमण गति के प्रभाव। परिक्रमण गति के जो प्रभाव पड़ते हैं, जब पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, इसके जो प्रभाव पड़ते हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है ऋतु परिवर्तन। जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है तो दिन रात बदलते हैं, और जब पृथ्वी अपने पथ पर घूमती है तो इसमें जो सबसे मुख्य कारण प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन। मौसम का जो बदलाव आता है वो आता है पृथ्वी के अपने परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण। ठीक है। दूसरा, दिन रात की जो अवधि होती है उसमें परिवर्तन आता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन होता है तो इसकी जो दिन रात की अवधि होती है उसमें परिवर्तन होता है। तीसरा, जब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के तो वर्ष बनता है, एक साल का जो होता है वो वर्ष बनता है। चौथा, कटिबंधों का निर्धारण होता है। पृथ्वी पर जो कटिबंध पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, इनका जो निर्धारण होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण गति से ही निर्धारण होता है। चौथा और पांचवा है उपसौर और अपसौर की स्थिति पैदा होती है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इससे अपसौर व उपसौर की जो है घटना या स्थिति उत्पन्न होती है। ये थी पृथ्वी की परिक्रमण गति। एक बार वापस देखते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार पथ पर या अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जो चक्कर लगाती है इसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है। और ये एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। और इस पे जो पृथ्वी के परिक्रमण की जो गति है वो है 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करते हैं पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। पृथ्वी जब अपनी दूरी पर है तो उसका जो अक्षीय झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। वहीं पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है, कक्षा में अपनी जो ये दीर्घवृत्ताकार पथ है इस पर, वो है पृथ्वी का अक्षीय कक्षा से झुकाव 66.5 डिग्री। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है या वार्षिक गति होती है उससे प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इससे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। दूसरा, मौसम वाले परिवर्तन होते हैं।
ऋतु और मौसम में परिवर्तन होगा तो दिन रात की अवधि में भी परिवर्तन होगा। तीसरा, इससे वर्ष बनेगा। चौथा, कटिबंधों का निर्धारण होता है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध जो है, इनका निर्धारण किससे होता है? पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति से होता है। और एक अंतिम, इससे उपसौर व अपसौर की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं अपसौर और उपसौर की क्या स्थिति है। यह है पृथ्वी का वर्ताकार पथ या अंडाकार पथ। इसमें सूर्य जो है केंद्र में स्थित है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी एक समय में सूर्य के सबसे निकट आती है और एक समय में सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होती है। आप सुनिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो ऐसी स्थिति में वर्ष में एक बार पृथ्वी जो है सूर्य के एक बार सबसे निकट होती है, अधिकतम निकटतम होती है, और एक बार सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। इसी अधिकतम निकटता और अधिकतम दूरी को ही अपसौर और उपसौर की स्थिति माना जाता है। अब देखिए उपसौर किसे कहा जाता है। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो कहलाता है अपसौर। जैसे ये केंद्र में सूरज है और ये पृथ्वी की अधिकतम दूरी है, पृथ्वी की अधिकतम दूरी है ये सूर्य से अधिकतम दूरी, तो ये घटना कहलाती है अपसौर, अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी वर्ष में एक बार सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, तो वो सूर्य की अधिकतम दूरी पर जब स्थिति होती है उसे कहते हैं अपसौर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब निकटतम दूरी होती है, सबसे ज़्यादा निकटतम दूरी होती है, तो वो कहलाता है उपसौर। निकटतम दूरी सबसे अधिक निकट होती है इस समय पृथ्वी सूर्य के, तो वो कहलाता है उपसौर। वापस देती है एक बार, सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य केंद्र में है और अपने दीर्घ वर्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वो घटना कहलाती है अपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो वो कहलाती है अपसौर। अब अपसौर ने उपसौर की, और अपसौर की जो घटना होती है वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है, यानी 4 जुलाई के दिन पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। वहीं 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होती है, जिसे उपसौर की घटना कहा जाता है। यह था पृथ्वी का अपसौर और उपसौर की स्थिति का। अधिकतम दूरी तो अपसौर जो 4 जुलाई को होती है, और निकटतम दूरी वो होता है उपसौर जो 3 जनवरी को घटना ये घटित होती है। अब आगे देखते हैं एक बार नोट्स इसके। पृथ्वी का अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण। अपने वर्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व की ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, और परिक्रमण को ही वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि ये घटना 1 साल में पूरी होती है।
और ये एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। और पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, घूमने की गति, वो 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। पृथ्वी के अक्ष झुकाव जो है वो है 23.5 डिग्री और पृथ्वी का जो कक्षा से झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। अब परिक्रमण गति के प्रभाव क्या होते हैं? परिक्रमण गति के अगर प्रभाव की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन। दूसरा, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। जैसे जैसे ऋतु बनेगी, ऋतु में परिवर्तन होगा, मौसम की परिवर्तन होगा, तो इसकी जो दिन रात की अवधि है उसमें भी परिवर्तन होगा। वर्ष का बनना। चौथा, कटिबंधों का निर्धारण होता है। जो कटिबंध पाया जाता है पृथ्वी पर, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इन सब का जो निर्धारण होता है वो पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति से होता है। पांचवा, उपसौर और अपसौर की जो स्थिति होती है वो परिक्रमण गति से ही निर्धारित होती है। अब बात करते हैं ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति से किस प्रकार होता है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अंडाकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पाथ पर, तो इससे क्या होता है? पृथ्वी में सूर्य की जो स्थिति है अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से होती है, जिससे क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और ये 4 अवस्थाएं बनती है, अलग अलग 4 अवस्थाएं बनती है जो ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। जैसे ये मान लीजिए ये अंडाकार पथ है, इस पथ पर सूर्य जो है केंद्र में स्थित है। सूर्य केंद्र में स्थित है। अब पृथ्वी जो है इस अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसमें अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग आयनात पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रीष्म आयनात। ये कब होता है? ये होता है 21 जून को। ये होता है 21 जून को, जब पृथ्वी, यह है पृथ्वी, जब पृथ्वी की किरणें, जब सूर्य की किरणें 21 जून को 21 जून को कर्क रेखा पर, ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा और ये मकर रेखा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती है या सूर्य कर्क रेखा पर जब सीधा चमकता है तो वो कहलाता है ग्रीष्म आयनात। इक्कीस जून के दिन सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर सीधी चमकती है या कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो उस घटना को ग्रीष्म आयनात कहते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। दिन तो होता है सबसे बड़ा और रात होती है सबसे छोटी। और इस दिन क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वहीं इसके उल्टा जब कर्क रेखा पर होगा और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा और यहाँ क्या पाई जाएगी? शीत ऋतु पाई जाएगी। तो जब ग्रीष्म आयनात होता है 21 जून को, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, सीधी चमकती है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी और दिन सबसे छोटा होगा और शीत ऋतु पाई जाती है। इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, वो है 22 दिसंबर। दूसरी जो स्थिति है वो है 22 दिसंबर। इस दिन जो है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी या लंबवत चमकती है। मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत चमकती है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और ये घटना जब होती है वो होती है 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। उस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है और इसको शीत आयनाद कहा जाता है। शीत आयनाद कहा जाता है। 22 दिसंबर की घटना है जिस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, जिसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ी रात। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में होगी सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। और उत्तरी गोलार्ध में उस समय 22 दिसंबर को शीत ऋतु चल रही होगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी और यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और इसको मकर संक्रांति या शीत आयनाद भी कहा जाता है। और तीसरी जो घटना है इसकी वो है 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर, इन 2 तारीखों में सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तेईस सितंबर और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च की जो घटना है उसको बसंत विषुव कहते हैं और 23 मार्च की जो घटना है उसको शरद विषुव कहते हैं। 23 सितंबर की घटना को शरद विषुव और 21 मार्च की जो घटना है उसको बसंत विषुव कहते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो सूर्य है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे क्या होता है? सभी जगह, विश्व में सभी जगह दिन व रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। यह था हमारा ऋतु परिवर्तन। एक बार आगे देख लेते हैं। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, साथ ही सूर्य के चक्कर भी लगाती है अंडाकार मार्ग पर। और अंडाकार मार्ग पर जब ये सूर्य के चक्कर लगाती है इसको परिक्रमण कहते हैं। इसके सापेक्ष क्या होता है? इस परिक्रमण की स्थिति से सूर्य के सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती है और मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं आती है। इन अवस्थाओं से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे पहले होता है ग्रीष्म आयनाद, जो 21 जून को घटना घटित होती है। इस दिन सूर्य क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उसका परिणाम क्या निकलता है? उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में और सबसे छोटी रात होती है और उसमें ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी और दिन सबसे छोटा होगा, जिसे शीत ऋतु पाई जाएगी, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है और ग्रीष्म ऋतु का इस समय आगमन भी कहा जाता है। दूसरा 22 दिसंबर, जिसे शीत आयनाद भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में होती है शीत ऋतु और उस दिन जो होता है सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होती है और ग्रीष्म ऋतु पाई जाएगी। इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तीसरा शरद विषुव, यह घटना 23 सितंबर को घटित होती है। इस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है और विश्व में सभी जगह दिन व रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है। चौथी जो इसकी घटना है वो है बसंत विषुव, जो 21 मार्च को घटित होती है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी में भी सभी जगह दिन व रात की अवधि बराबर होती है। यह था हमारा आज का टॉपिक, पृथ्वी की गतियाँ, जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी की जो गतियाँ हैं मुख्य रूप से 2, भ्रमण गति और परिक्रमण गति, जिसे दैनिक और वार्षिक गति भी कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा की। उससे बने वाले जो प्रश्न होते हैं परीक्षा में उस पर चर्चा की। अपस्वर और उपस्वर की जो स्थिति होती है उसको समझा। साथ ही परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है वो हमने समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।